देखिए बच्चों, बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। कल हम आप लोगों को प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित करवा चुके थे, ये मान आ गया था। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को विचलन कोण। सिंपल सी बात है, विचलन कोण को हम डेल्टा से दर्शाते हैं। सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। क्या होता है विचलन कोण? तो बहुत सरल सी बात है, आपतित करण और निर्गत करण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचार करते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 में से सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल। लाल लाल। और सबसे लास्ट में कौन होता है? बैगनी। आपतित किरण को आगे तक बढ़ा दी तो आपतित किरण और लाल रंग के बीच में बनने वाला कोण लाल रंग का विचलन कोण। आपतित किरण और बैगनी रंग के मध्य में बनने वाला कोण बैगनी रंग का विचलन कोण। हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बैगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से अधिक है। मतलब सिद्ध हो गया कि जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम है और जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन। चित्र भी ये बात बयां कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि विचलन कोण का सूत्र कितना आता है? बहुत सरल है, आपने अभी हाल सिद्ध किया है। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। बहुत सरल। जब कोण छोटे होंगे, सिंपल सी बात है, कोण जब अल्प होती हैं तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 इज नियरली इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाय 2, और साइन ए बाय 2 इज नियरली इक्वल टू ए। चेंज कर दूं समीकरण एक को, साइन साइन हटा दूं, नायक खलनायक, साइन हटा दें दोनों तरफ ऊपर नीचे। ओके, तो म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन ए बाय 2। 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल एम, ए उस तरफ पहुंच जाएगा इस तरफ, तो म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल एम। डेल एम डेल ही है, अल्पतम विचलन कोण है तो विचलन कोण ना, ए कॉमन ले लो, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। विचलन कोण ये तो कांस्टेंट है, म्यू के समानुपाती है और म्यू लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका म्यू, उसका विचलन कोण सिद्ध हो गया। चित्र से भी सिद्ध हो गया और सूत्र से भी सिद्ध हो गया। ये हो गया आपका विचलन कोण। नहीं आ रहा समझ में? सरल है, लेकिन प्रिय छात्रों और छात्रा, बड़े विक्षेपण कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। विचलन कोण समझ चुके कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। लेकिन जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण कहीं पर आपतित होती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में से 7 निर्गत किरणों की 7 अलग अलग रंगों में से कोई से भी 2 रंगों के बीच में जिस कोण का निर्माण होता है उसे वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं, थीटा से दर्शाते हैं। उन 7 रंगों में से हमने 2 रंग ले लिए, लाल और बैगनी, क्योंकि उनके बीच का जो कोण होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो हमने दोनों के बीच का वर्ण विक्षेपण कोण थीटा ले लिया। इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमने आपतित किरण को आगे तक बढ़ाया, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण विचलन कोण लाल रंग का हो गया। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में विचलन कोण बैगनी रंग का हो गया, और दोनों रंगों के बीच में वर्ण विक्षेपण कोण थीटा हो गया। यही मेरी मंजिल है, यही मेरा ठिकाना है। तो थीटा इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर ए इंटू म्यू ई सूत्र लाना है। हमने कहा सबसे बड़ा कोण डेल बी है, तो डेल बी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस थीटा लिख लिया। थीटा का मान निकालना है, वर्ण विक्षेपण कोण डेल बी माइनस डेल आर। डेल्टा का सूत्र होता है ए इंटू म्यू माइनस 1, तो वी के लिए वी लगा दिया और आर के लिए आर लगा दिया। इन दोनों का मान यहां रख दिया, सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करने के बाद वर्ण विक्षेपण कोण थीटा इक्वल टू आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर। आप सभी लोगों के पास अलग अलग प्रिज्म है और आप लोग देखना चाहते हो कि हमारी किसकी प्रिज्म बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में आप लोग उस प्रिज्म की निकाल लीजिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से दर्शाते हैं।
बहुत सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। आपकी जिस प्रिज्म की क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। तो ओमेगा निकालना है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज थीटा? बड़े विक्षेपण कोण। यस। एंड व्हाट इज डेल्टा? वेरी गुड। दोनों के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। किसी प्रिज्म से बनने वाले कोणों का वर्ण विक्षेपण कोण एवं माध्य रंग का विचलन कोण, ये याद रखना, माध्य। और सातों में से माध्य रंग कौन सा होता है? येलो, पीला। क्यों? क्योंकि उसके तरंग, सबकी तरंग दैर्घ्य को जोड़ोगे, 7 से भाग दोगे तो जो माध्य तरंग दैर्घ्य आएगा वो उन सभी का माध्य होगा। सिंपल सी बात है। अभिषेक शर्मा, आपके पास भगवान का दिया हुआ थीटा है, शर्मा है ना, ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू। आपके पास डेल्टा है, ए इंटू दीक्षा म्यू बाय माइनस 1। ए से क्या हो गए? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाय माइनस 1। तीन चीजें आ गई। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला विचलन, किन्हीं दो रंगों के मध्य बनने वाला वर्ण विक्षेपण, और दोनों के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता। एक प्रिज्म में मैम दोनों चीजें हो रही हैं, विचलन भी हो रहा है और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। किसी सिंगल प्रिज्म में दोनों ही चीजें हो रही हैं, विचलन भी हो रहा है और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। लोगों ने कहा यार इन दोनों में से कोई हमें एक स्थिति चाहिए, हमें विचलन नहीं चाहिए, हमें वर्ण विक्षेपण चाहिए, तो उसको कहेंगे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। कुछ लोग कहने लगे हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें वर्ण विक्षेपण नहीं चाहिए और विचलन चाहिए, तो वो होगा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। एक प्रिज्म में तो दोनों ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि दो में से एक चाहिए, या तो वर्ण विक्षेपण या फिर विचलन। और ऐसा करने के लिए दो प्रिज्मों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं प्रिज्मों का संयोजन। मतलब क्लियर हो गया, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए दो प्रिज्मों का क्या करते हैं? संयोजन। तो अगला टॉपिक आने वाला है प्रिज्मों का संयोजन। ये याद रखा जाए, प्रिज्मों को इस प्रकार मिलाते हैं कि उनके प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक क्राउन कांच का प्रिज्म ले लिया और दूसरा फ्लिंट कांच का प्रिज्म ले लिया। एक का अपवर्तनांक म्यू ले लिया, एक का अपवर्तनांक म्यू एस ले लिया। दोनों के पदार्थ बदल दिए थोड़े बहुत। एक क्राउन कांच का प्रिज्म है, कांच का प्रकार, दूसरा फ्लिंट कांच का। सिंगल एक प्रिज्म को देखोगे तो एक प्रिज्म में सब कुछ पाओगे, वर्ण विक्षेपण भी पाओगे, विचलन भी पाओगे और वर्ण विक्षेपण क्षमता भी पाओगे। दूसरी प्रिज्म में भी सब कुछ होगा, लेकिन दोनों प्रिज्मों को इस कदर मिलाना है भैया जान कि प्रिज्मों को मिलाने पर वर्ण विक्षेपण ना हो, विचलन हो। जैसे इसका वर्ण विचलन है डेल्टा सी, इसका है डेल्टा एफ, तो दोनों को मिलाने पर विचलन कितना हो जाएगा? और वर्ण विक्षेपण थीटा सी प्लस थीटा एफ बराबर थीटा। इसका अर्थ ये है विचलन नहीं हो रहा और वर्ण विक्षेपण हो रहा है, इसको कहेंगे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। और उल्टा हो जाए तो इसे क्या कहोगे? बस यही हम अगली डेरिवेशन करने वाले हैं। हम जानते हैं छात्र छात्राओं, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। अब उनको कुछ ऐसा करना है कि केवल एक चीज चाहिए दो में से, या तो विचलन चाहिए वर्ण विक्षेपण नहीं चाहिए, या वर्ण विक्षेपण नहीं चाहिए विचलन चाहिए। तो उसको कहते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दो प्रिज्मों का संयोग कर दिया जाता है, और दो प्रिज्मों को मिलाने पर इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनके प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दो प्रिज्मों को मिलाने पर सिंपल सी बात है, या तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। मतलब दो प्रिज्मों को इस प्रकार मिलाया जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो, तो हम कह देंगे कि विचलन नहीं हो रहा
लेकिन 7 रंग मिल रहे हैं, इसका मतलब वर्ण विक्षेपण, इसी का मतलब है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। इंडिविजुअली दो प्रिज्म ले ली, क्राउन कांच की प्रिज्म और फ्लिंट ग्लास कांच की प्रिज्म। क्राउन कांच की प्रिज्म के लिए भी सब कुछ है, विचलन कोण भी है, वर्ण विक्षेपण कोण भी है, विचलन क्षमता भी है, वर्ण विक्षेपण क्षमता भी है। फ्लिंट कांच की प्रिज्म के लिए भी सब कुछ है, विचलन कोण भी है, वर्ण विक्षेपण कोण भी है और वर्ण विक्षेपण क्षमता भी है। तीनों के लिए, दोनों प्रिज्मों के लिए अलग अलग सब कुछ है, लेकिन दोनों को मिलाने पर विचलन नहीं होना और वर्ण विक्षेपण होना। तो जो नहीं होना उसको परिणामी 0 ले लो, जो होना है उसको परिणामी थीटा ले लो। जो नहीं होना था नहीं होना था नहीं होना था उससे ई डैश निकाल लो, और जो हो रहा है उसमें ई डैश रख दो। चलिए, इसका सूत्र क्या होता है, ए इंटू, और इसका सूत्र क्या होता है, ई डैश इंटू म्यू डैश। अरे भाई देख लो ना, वर्ण विचलन को इसका और इसका उठा के रख दिया, दैट विल बी इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा है, जो नहीं हो रहा उससे क्या निकाल निकाल गया, ई डैश इंटू म्यू डैश बाय -1, और उसको काय में रख दो जो हो रहा है उसमें। पहले तो ई डैश निकालो, यह ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि दोनों प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यही शर्त होती है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की। सरल है, कोई कठिन नहीं है। जो नहीं हो रहा उससे ए डैश निकल गया, विचलन नहीं हो रहा, परिणामी विचलन 0 ले लिया, ए डैश निकल गया, और इस ए डैश को यहां रख दीजिए। अब इसका सूत्र क्या है, ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू, उसका सूत्र क्या होगा, इंटू, वेरी गुड, पकड़ लिया आप लोगों ने। इस ए डैश का मान उठाइए और यहां रख दीजिए, रख दें क्या, ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, माइनस ए म्यू बाय -1 म्यू डैश बाय -1 इंटू म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। इन तीनों सूत्रों में से दो सूत्रों का उपयोग हो चुका है, एक सूत्र बचा है, बताओ कौन सा, वाह वाह, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो जरा देख के बताओ, म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश बाय -1 काय का सूत्र बन गया, किसकी क्षमता, किसकी, क्राउन कांच की प्रिज्म की कि फ्लिंट कांच की प्रिज्म, फ्लिंट कांच की ओमेगा डैश। बहुत बढ़िया, जय माता दी, लेट्स रहो। अब केवल एक सूत्र बच रहा है जिसका उपयोग नहीं हुआ है, ओमेगा बन जाएगा, इस चीज का यहां गुणा करो, भाग दो, ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर माइनस ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर का गुणा किया, म्यू बी माइनस म्यू आर का भाग दिया, म्यू बाय -1 ओमेगा डैश इंटू थीटा। ये देखो, ये ओमेगा है कि 1/ओमेगा, दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, 1 बचा माइनस, ये 1/ओमेगा हो गया या ओमेगा, तो 1/ओमेगा, ओमेगा डैश बटे ओमेगा, बाकी सब बाहर निकल गया। आंसर, ये परिणामी वर्ण विक्षेपण आ गया, और विचलन कितना हो गया, 0। ओमेगा और ओमेगा डैश कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों प्रिज्म एक जैसी नहीं होना चाहिए, उनकी क्षमता बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जी 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और थीटा का मान भी 0। फिर क्या बटा कर रहे हो, डेल्टा भी पहले 0 हो गया और थीटा और 0 हो गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए दोनों की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी स्थिति संपन्न हुई, हाँ। अब बच्चों, प्रिज्मों के संयोजन के में जो दूसरी स्थिति है वो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है, अर्थात दो प्रिज्मों को मिलाने पर वर्ण विक्षेपण नहीं होना, मतलब फाइनली 7 रंग प्राप्त नहीं होने। तो प्रकाश की किरण आपतित हुई, 7 रंगों में विभक्त हुई, दूसरी प्रिज्म में जाने पर 7 रंग मिल गए, तो बाहर सफेद कलर ही निकला, श्वेत प्रकाश की किरण निकली, अर्थात वर्ण विक्षेपण नहीं मिल रहा। तो दिस इज वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इंडिविजुअली क्राउन कांच की प्रिज्म के लिए सब कुछ था, फ्लिंट कांच की प्रिज्म के पास सब कुछ था, विचलन कोण, वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण क्षमता दोनों ही प्रिज्म के पास थी, लेकिन दो प्रिज्मों को इस कदर मिलाया कि वर्ण विक्षेपण नहीं पाया और विचलन पाया, तो वर्ण विक्षेपण दोनों का 0, वर्ण विक्षेपण के दोनों के मान लिख दिए, और जो नहीं हो रहा था
उससे किसका मान निकाल लेंगे, और जो हो रहा है उसमें काय का मान रख देंगे। ठीक है, ये ए डैश का मान निकल गया, माइनस ए म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। वाह, जो नहीं हो रहा वर्ण विक्षेपण रहित, मतलब परिणामी वर्ण विक्षेपण कितना है, 0, और परिणामी विचलन डेल्टा। जय माता दी। लेट्स लॉ डेल्टा सी और डेल्टा एफ का अलग अलग सूत्र रख दिया, और इसमें जो नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वर्ण विक्षेपण, उससे काय का मान निकाला, रख दिया। अब सब सूत्रों का उपयोग हो चुका, बचे कौन से, वर्ण विक्षेपण सूत्र। देख के बताओ जी, काय का मान है ओमेगा डैश का या ओमेगा नहीं, 1/ओमेगा डैश, सही हूं, यस सर, 1/ओमेगा डैश, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश, ओमेगा 1/ओमेगा डैश। अब मैं चाहता हूं कि ओमेगा और बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर चल रहा है, इसमें म्यू वाई माइनस 1 का भाग दो और म्यू वाई माइनस 1 का गुणा करो, और ओमेगा डैश चल ही रहा है इक्वल टू डेल्टा। ध्यान से देखो, ये कौन बन गया, ओमेगा, और जी चीज और जी चीज क्या आ गई, कॉमन, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इज इक्वल टू डेल्टा। आंसर ये आ गया वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इनके अंतर में भी आप यही लिख सकते हैं, एजेंटिव। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।